कापिल्य नगर के सभा मंडल में चारों ओर शोर गूंज रहा था। मौका था राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का। एक से एक वीर धनुर्धर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, लेकिन अभी तक कोई द्रौपदी को जीत नहीं पाया था। अब बारी थी सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण की। सभी लोग उस महान धनुर्धर को प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे ही कर्ण अपने स्थान से उठा, लोग जय जयकार करने लगे। अंगराज कर्ण की जय! अंगराज कर्ण की जय! अंगराज कर्ण की जय! कर्ण ने सभा के बीचों बीच जाकर शिव धनुष को बड़ी आसानी से उठाया और पानी में देख तीर चलाने ही वाला था कि तभी सभा में एक आवाज गूंजी, रुको 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 रुको। ये आवाज थी स्वयं राजकुमारी द्रौपदी की। सभी की नजरें द्रौपदी की ओर गईं। द्रौपदी ने कठोर आवाज में कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कोई सूत पुत्र राजा बनने से क्षत्रिय नहीं बन सकता। मैं एक ऊंचे कुल की कन्या हूं, जो किसी सूत पुत्र के साथ किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रह सकती। जिन सूतों के बने रथ पर बैठ मैं राजधानी घूमती हूं, उसकी अर्धांगिनी बनने से अच्छा तो ये होगा कि मैं विष खाकर इस देह का त्याग कर दूं। द्रौपदी के बाण समान शब्द कर्ण के मान सम्मान को छलनी कर रहे थे। उसके कटु परंतु सत्य शब्द कर्ण के कानों में तपते लावा के समान पिघलने लगे। अंगराज कर्ण की आंखों में खुद के लिए सवालों की झड़ी लग गई। वो खुद से पूछने लगा, क्यों हूं मैं सूत पुत्र? क्या सूत कुल का कलंक मेरी धनुर्विद्या से अधिक विशाल है? क्यों मुझे हर बार सूत पुत्र कहकर नकार दिया जाता है? ये गाथा है कई शताब्दी पूर्व हुए एक ऐसे घटना चक्र की, जिसने परिवारवाद और राजनीति के सारे आयामों को कलंकित कर दिया। बात है हस्तिनापुर के निकट भोजनगर की, जहां भगवान शिव के परम भक्त ऋषि दुर्वासा वास कर रहे थे। किसी आम दिन की तरह ही ऋषि के खान पान के बाद कुंती आराम कर रही थी कि उसे ऋषि दुर्वासा की आवाज सुनाई दी। वो भागकर उनकी कुटिया में चली गई। वहां जाकर वो हक्की बक्की रह गई। ऋषि दुर्वासा के चेहरे पर आनंद छलक रहा था। आओ बैठो। कुंती आज्ञानुसार बैठ जाती है। कुंती, ये पानी हाथ पर लो। मैं कैसे? लो। कुंती ने घबराकर आंखें बंद कर ली। ऋषि दुर्वासा ने कुछ मंत्र पढ़े और जाते जाते कुंती के माथे पर हाथ रख उसे वरदान दिया, तुम जैसी स्त्री आर्यव्रत में नहीं होगी। जब जब तुम ये मंत्र बोलोगी, तुम्हारे अंदर उस शक्ति का संचार होगा। कल्याण हो। कुछ ही दिनों बाद कुंती के मन में देवहूति मंत्र के परिणाम जानने की जिज्ञासा उठी, मगर उसे कहां पता था कि उसकी ये जिज्ञासा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बनने वाली थी। कुंती आंखें बंद कर वो मंत्र बोलने लगी, देवहूति मंत्र। कुछ ही पल में विचित्र से प्रकाश की चपेट में आकर वो गिर पड़ी। होश आने के बाद से ही वो गुमसुम रहने लगी। ज्यादातर वक्त उसने दुर्वासा ऋषि की कुटिया में बिताना शुरू कर दिया, और वो दिन आ ही गया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। महल की पुरानी दासी और कुंती की खास धात्री, जिन्हें कुंती मां कहती थी, वो बोल पड़ी, राजकुमारी, आज आपका चेहरा कुछ और ही बता रहा है। मां, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आपको कुछ बोल सकती हूँ? आप मेरी माँ हैं, आपको आज्ञा की कोई जरूरत नहीं। मगर शायद आपको मेरी बात पसंद ना आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बोलिए तो सही। राजकुमारी, आप माँ बनने वाली हैं।
धात्री, तुम किससे और क्या बोल रही हो? तुम्हें इसका परिणाम मालूम होना चाहिए। शायद पहली बार ही कुंती ने इस लहजे में बात की थी धात्री से, मगर धात्री की इस बात से जैसे कुंती की सांस रुक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अपने पिता, माता, राजा कुंती भोज का प्यार, सब कुछ उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। उसको संभालते हुए धात्री बोलने लगी, मैंने अपनी इस उम्र में बहुत कुछ देखा है। ये सच है बेटी। इस दुनिया का सबसे जहरीला विष लाकर मुझे दो अभी। अरे राजकुमारी, ये मेरा राजकुमारी का आदेश है, आज्ञा का पालन हो। मगर धात्री उस दिन कुंती से मिली नहीं। उसके ना आने से कुंती ने दूसरी दासी के हाथों राजवैद्य से जहर मंगवाया जरूर, हिम्मत कर उसे पिया भी, मगर विधि का विधान सच करने के लिए उस जहर का भी असर नहीं हुआ। दिन बीतते गए और कुंती का उसके कमरे से बाहर आना लगभग बंद हो गया। एक दिन की बात है, कुंती दूध पीकर आराम कर ही रही थी कि अचानक बाहर बादलों में हलचल सी मच गई। बिजली की आवाज ने तो जैसे धरती फाड़ दी। हर तरफ बारिश का आतंक मच गया। ये क्या माँ, आज बादलों को क्या हुआ है? आसमान तो जैसे किसी को बर्बाद करने आ रहा है। नहीं बेटी, तुम जाओ, आराम करो, मैं खिड़कियां बंद करवा देती हूँ। अब ये तूफान लगता है नहीं थमेगा। कुंती जा ही रही थी कि उसे अचानक दर्द शुरू हो गया। धात्री ने उसे लेटा दिया। उसे अब बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में खून उतर रहा था। तभी उसके हाथों ने बिस्तर पर पकड़ जमाई। बिजली की आवाज में कुंती की आवाज घुल गई और कुछ ही देर बाद एक आवाज आई और कुंती को राहत मिली। उस नन्हे को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखें नम हो गईं। इससे पहले कुंती कुछ बोल पाती, धात्री आगे आई और कहने लगी, जल्दी कीजिए राजकुमारी, हमें अभी बाहर जाना होगा। क्यों? कहाँ? इस बच्चे को लेकर जाना होगा, इसे आपको छोड़ना होगा राजकुमारी। रात के इस घने अंधेरे में इस नन्ही जान को लेकर कहाँ जाऊं? आपके पास दिल है या नहीं है धात्री? मेरे पास दिल हो या ना हो, परंतु आपके पास राज्य की मर्यादा है राजकुमारी। जल्दी कीजिए राजकुमारी, आपको इसे छोड़ना ही होगा, यही राजधर्म है। नहीं धात्री, मैं ये नहीं कर सकती। मैं माँ हूँ इसकी धात्री, क्या गलती है इसकी? माँ नहीं राजकुमारी, आप एक कुंवारी माँ है। जल्दी कीजिए, महाराज के आने से पहले इसे कहीं दूर छोड़ना ही उचित होगा। एक ओर कुंती माँ थी तो दूसरी ओर एक राजकुमारी। कौन सा धर्म निभाएगी कुंती? है गाइस, आप सुन रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड 2024 के यूट्यूब चैनल पर कुकू एफएम की मोस्ट स्टोरीज अंगराज कर, जो कि सुनने में बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मस्त है। और स्टोरी के सारे एपिसोड आपको यहीं पे मिलेंगे नीचे। स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर चैनल कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और बाकी सब तो आपको मालूम है, स्टोरी यहाँ पे मिलेगी। बस अंगराजगढ़ ही नहीं, आपको जो स्टोरी कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की सुननी है, आपको सारी चैनल पर मिल जाए। और आपको अगर कुकू एफएम और पॉकेट एफएम का वीआईपी मेंबरशिप बनना है, वीआईपी अनलॉक सब कुछ मिलेगा। ये जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे एपिसोड अनलॉक चाहिए तो नीचे दिया गया इंस्टाग्राम लिंक पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे आप लिखिए पॉकेट एफएम वीआईपी मेंबरशिप या कुकू एफएम वीआईपी मेंबरशिप, आपको दिया जाएगा।
यहाँ पे सारी स्टोरी अनलॉक है, एक भी पैसा नहीं देना है। तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, उस पर टैप करके पॉकेट एफएम का चाहिए तो पॉकेट एफएम वीआईपी मेंबरशिप, और अगर कुकू एफएम का चाहिए तो कुकू एफएम वीआईपी मेंबरशिप लिख दो, और फिर सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए ऐसे ही। आसमान आज जैसे अपना गुस्सा जता रहा था। बिजली और तूफान ने सारा जहां तहस नहस कर दिया। बाहर ये तूफान अपनी पकड़ जमा रहा था और कुंती के मन में अलग ही तूफान चल रहा था। धात्री के बोले हुए शब्द उसका दिल चीर रहे थे। माँ नहीं राजकुमारी, कुंवारी माँ है आप। इस बच्चे को लेकर जाना होगा, इसे आपको छोड़ना होगा राजकुमारी। मेरे पास दिल हो या ना हो, आपके पास राज्य की मर्यादा है राजकुमारी। आपको इसे छोड़ना ही होगा, यही राजधर्म है। कुंती के मन में अंतर्द्वंद्व शुरू हो चुका था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा पुत्र है। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। नहीं, मैं माँ हूं इसकी, कैसे करूं यह घोरी पाप। तुम माँ नहीं, एक कुंवारी माँ हो, कुंवारी माँ। हाँ हूँ मैं कुंवारी माँ, लेकिन मैं ये पाप कदाचित नहीं कर सकती। क्या कसूर है इस अबोध बालक का कि इसने एक राजकुमारी की कोख से जन्म लिया। तुम्हें ऐसा करना ही होगा कुंती। भले ही ये तुम्हारा पुत्र है, मगर तुम भोजनगर की राजकुमारी हो। इस राजवंश की मान मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। खुद में गुम कुंती बच्चे को देखकर सिर्फ सोचे ही जा रही है। उसके मन और मस्तिष्क में अनगिनत ख्याल आ रहे हैं। कुंती अपनी आंखें बंद करती है। कुछ ही समय बाद उसकी गीली पलकों से आंसू गिरने लगते हैं। भोजनगर की राजकुमारी अपना निर्णय ले चुकी थी। कुंती उस नवजात को अपने सीने से चिपका लेती है। बच्चा रोने लगता है। उसे रोता देख कुंती का दिल उसको कोसे जा रहा था, हाय दे रहा था। उसे दूध पिलाने के लिए जैसे ही कुंती अपना अंग वस्त्र खोलती है, धात्री बच्चे को झटके से खींच लेती है। वो नवजात को बड़ी सहजता से एक वस्त्र में लपेटती है और उसे एक लकड़ी की पेटी में रख देती है। ऐसा करते वक्त धात्री की नजर उस बच्चे के मुख पर पड़ती है। चेहरे का दिव्य तेज, बड़ी आंखें, पूरे शरीर पर सुनहरा रंग और कानों में जन्मजात कुंडल उसकी आभा को बयां कर रहे थे। उधर कुंती अभी भी अपनी सोच में खोई हुई है। आज मेरे अभाग्य ने इस मासूम का भविष्य ही उजाड़ दिया। पहले मैं अपने माता पिता से दूर हुई, राजकुमारी प्रथा से राजकुमारी कुंती बनी। खुद का अस्तित्व तो मैंने खो ही दिया था। आज इस तेजस्वी बच्चे का भाग्य भी छीन रही हूँ। माँ नहीं, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी पुत्र, घोर अपराधी। क्षमा करना अपनी इस अभागन माँ को। कुंती सोच में डूबी थी, तभी धात्री बोल उठी, चलिए राजकुमारी, हमें अभी निकलना होगा। आंखों में ममता और अपराध लिए कुंती ने उसकी बात मान ली और राजमहल के बाहर आने लगी। धात्री उसे रोकती है और कहती है, यहाँ से नहीं राजकुमारी, आइए मेरे साथ। अपने ही अंश को उस रात कुंती छोड़ने चली थी। धात्री ने एक हाथ से बक्सा संभाला था तो दूसरे हाथ से कुंती को। आखिरकार सबसे छिपते छुपाते वो अश्व नदी के किनारे पहुंच गए। धात्री ने एक बार कुंती को देखा और कहा, राजकुमारी लीजिए। इतना कहकर वो बक्सा उसने कुंती को थमा दिया। बक्से में रो रो कर बच्चा सो चुका था, फिर भी उसकी आभा का एहसास कुंती को हो रहा था। माँ जो ठहरी, राजकुमारी जल्दी कीजिए, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं पूरा भोजनगर कलंकित ना हो जाए। अगर ये बात किसी को। धात्री अपनी ही धुन में बोली जा रही थी कि कुंती बरस पड़ी। धात्री, मैं नहीं करूंगी ये। राजकुमारी, राजकुमारी बहुत हो चुका। आप बड़े कुल की राजकुमारी हैं, कल जाकर आप किसी बड़े राज्य की महारानी बनेंगी।
इस बच्चे के कारण आपका आज ही नहीं कल भी बिगड़ सकता है। और महाराज, उनका क्या होगा, सोचा है आपने? कितने प्रेम से वो आपको इस राज्य में अपनी पुत्री बनाकर लाए थे। आपकी इस गलती से न केवल महाराज बल्कि पूरा भोजनगर तहस नहस हो जाएगा। राजकुमारी, आपको तय करना ही होगा, ये राज्य या फिर ये बच्चा, आपका आज या भोजनगर का सुनहरा कल। धात्री की बात सुन कुंती हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों के सामने जैसे जीवन काल का उसका सफर गुजर रहा था, मानो नियति उसे कोई संकेत दे रही थी। कुंती ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और भारी हृदय के साथ उस बक्से को गंगा नदी के हवाले कर दिया। मुझे क्षमा करना पुत्र, अपनी माँ को क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना। धात्री कुंती को गले से लगा लेती है। तूफान के कारण गंगा ने भी अब रौद्र रूप धारण किया था। गंगा की बेखौफ लहरों पर वो बक्सा बहा चला जा रहा था। इधर उस अभागन माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन नियति का लिखा कोई नहीं जानता। शायद उस तेजवान बच्चे की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। स्वामी, शीघ्र करें, ये बारिश की बूंदें शायद आज किसी की जान लेने वाली हैं। सब्र करो राधा, मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये पहिया कीचड़ में धंस चुका है, तुम बस धीरज रखो। बहुत जल्द हम चंपा नगरी में होंगे। जी स्वामी। चंपा नगरी के पास ही अधिरथ और राधा की बैलगाड़ी फंस चुकी थी। राधा जो कि बहुत ही सुलझी हुई स्त्री थी और अधिरथ हस्तिनापुर की रथशाला का कुशल सारथी था। दोनों ही मंदिर से लौट रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया। लो, हो गया, चलो अब चलें घर। दोनों निकलने ही वाले थे कि तभी राधा ने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। स्वामी रुकिए। क्या हुआ राधा? अभी तो इतनी जल्दी कर रही थी, क्या हो गया अब? स्वामी ध्यान से सुनिए, आसपास कोई बच्चा रो रहा हो। रो रहा होगा राधा, किसी का बच्चा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हा? अब राधा भी रोने की हालत में थी। नहीं स्वामी सुनिए, कोई बच्चा है आसपास, बहुत दर्द में है, कृपा कर सुनिए, मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है स्वामी। ठीक है राधा, तुम परेशान ना हो, हम खोजते हैं। दूर गंगा के तट पर किसी बच्चे की आवाज गूंज रही थी। राधा उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ी तो उसे वही बक्सा दिखाई दिया जो कुंती ने छोड़ा था। राधा भागकर उस बक्से तक पहुंची और उसे खोलने का प्रयत्न किया। लाल तेजस्वी चेहरा, शरीर पर राजवस्त्र, बड़ी आंखों में ठहरा हुआ थोड़ा सा पानी और कानों में चमकते कुंडल, मानो ये प्रमाण दे रहे हो कि वो नवजात कौन है। इतना तेजवान बच्चा यहाँ कैसे? राधा ने उसे अपनी गोद में लिया और कुदरत ने अपना चमत्कार कर दिया। बच्चे को गोद में लेते ही राधा को अपने ममतव्य का एहसास हुआ। तब तक अधिरथ भी वहां पहुंच चुका था। स्वामी देखिए ना, मेरे भाग्य ने आज मुझे माँ बनने का अवसर दिया है। राधा? जी स्वामी, आज भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा कर दी है। उन्होंने मुझे माँ बना दिया है स्वामी, उन्होंने मुझे माँ बना दिया है। मगर राधा, ये बच्चा किसका है? यहाँ कहाँ से इस हाल में आया? हम कैसे इसको? स्वामी ये मेरा पुत्र है, मेरा कर्ण है और मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी स्वामी। राधा का ये भाव सुनकर अधिरथ भी चौंक गए। शायद ममत्व स्त्री को सारी शक्ति देता है। अब अधिरथ भी बच्चे को लेने के लिए उत्सुक थे, मगर हालात देख बोले, राधा चलो, अब शीघ्र हमें घर चलना होगा, वरना बच्चा बीमार पड़ सकता है। उनकी बात मान राधा आज बड़े आनंद से घर जाने के लिए चल पड़ी। अधिरथ और राधा के स्नेह और प्रेम में कर्ण बड़ा हो रहा था। 8 साल पलक झपकते निकल गए। इस बीच राधा और अधिरथ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शून रखा गया। कर्ण, ओ कर्ण, अरे कहाँ छुपा है तू पुत्र? अब आ भी जा, संध्या आरती का समय हो चला है। कर्ण, अरे ओ कर्ण।
कर्ण पुत्र जल्दी आ, आरती करनी है। क्या हुआ राधा? अरे क्यों कर्ण के नाम का जाप जप रही हो? हाँ? अरे सुबह से शाम हो गई, मगर इन दोनों का कुछ पता ही नहीं घर में। अरे जब देखो तब खेल कूद, और कुछ नहीं तो आपका रथ। मेरी बात कोई सुनता भी है? तुम माओ का बस चले तो अपने पुत्र को खूंटे से बांध कर रखो। आप माँ नहीं हो ना, इसलिए नहीं समझोगे। जाने दीजिए मुझे, मैं ही ढूंढ लाती हूँ उसे। अरे रुको राधा, शोन बेटा जाओ अपने बड़े भाई को बुला लाओ और बोलना कि माँ व्याकुल हो रही है। दूर वन में तालाब पर एक बच्चा अपने नन्हे हाथों से कमल का पुष्प लेने के लिए प्रयास कर रहा है। हाँ हाँ कर्ण, तुम कर सकते हो, थोड़ा आगे, अरे आगे। उसने बड़ी सफाई से कमल पुष्प हाथ में लिया। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। भैया जल्दी करो, माँ कब से आपको बुला रही हैं। हाँ शोन चलो, आज माँ बड़ी प्रसन्न होगी, देखना तुम। इसका तो पता नहीं भैया, मगर हम अभी नहीं पहुँचे तो माँ जरूर यहाँ आ जाएंगी। हाँ चलो अनुज। माँ पता है माँ, भैया ने आज क्या किया? भैया ने आपका मनपसंद कमल तोड़ा, वो भी वन के तालाब से। क्या? राधा अब गुस्से में थी। वन में? कर्ण यहाँ कहीं लगी तो नहीं तुझे? माँ क्यों चिंता करती हो आप? मैं आपका और अधिरथ बाबा का पुत्र कर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो तो मैं आपका मनपसंद पुष्प लेकर आया हूँ और आप ही खुश नहीं हो। अरे मैं बहुत खुश हूँ मेरे लाल। चलो अब संध्या आरती करें। अगले ही दिन कर्ण और उसके साथी नगर में खेल रहे थे कि तभी उनकी ओर पागल बैल आने लगा। सब डर कर भाग रहे थे। तभी शोन गिर पड़ा। भैया। कर्ण ने भागकर शोन को उठाया। तभी बैल उनके पास आ गया। कर्ण का शरीर तपने लगा। उसने अपने हाथों से बैल के सींग पकड़े और दोनों में बल युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद कर्ण ने अपने पराक्रम से बैल को दूर उठा के फेंक दिया। बैल फिर से एक बार कर्ण पर हमला करने आता है। इस बार भी कर्ण उसे सींगों से पकड़ लेता है और उसे अपनी आंखों से शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन हिंसक बैल कर्ण को हानि पहुंचाना चाहता है और इसी कड़ी में कर्ण एक बार और बैल को उठा के दूर फेंक देता है। कर्ण का ये पराक्रम नगरवासी देख रहे हैं। बैल से इस युद्ध के बाद कर्ण बेहोश हो जाता है, जिसे जानकर राधा का बुरा हाल हो चुका है। कुछ दिन बाद अधिरथ के घर उसके मित्र संजय आते हैं। उन्हें रथ साफ करता देख कर्ण वहां आया। कर्ण तुम यहाँ? काकाश्री आपको एक काम पसंद है ना? हाँ क्यों, तुम्हें नहीं? बाबा को देखा है करते, उन्हें आनंद आता है। तुम भी सीख लो बेटा, तुम्हें भी तो यही करना है। नहीं काकाश्री, मैं तो योद्धा बनूंगा। कर्ण का दृढ़ निश्चय क्या एक सूत पुत्र को योद्धा बना पाएगा? क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा या फिर कर्ण का तेज और संघर्ष एक नया इतिहास लिखेगा? कैसे शुरू होगी कर्ण की महागाथा? है गाइस, आप सुन रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड 2024 के यूट्यूब चैनल पर कुकू एफएम की मोस्ट स्टोरीज अंगराज कर्ण, जो कि सुनने में बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मस्त है। और स्टोरी के सारे एपिसोड आपको यहीं पे मिलेंगे नीचे। स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर चैनल कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और बाकी सब तो आपको मालूम है, स्टोरी यहाँ पे मिलेगी। बस अंगराज कर्ण ही नहीं, आपको जो स्टोरी कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की सुननी है, आपको सारी चैनल पर मिल जाए। और आपको अगर कुकू एफएम और पॉकेट एफएम का वीआईपी मेंबरशिप बनना है, वीआईपी अनलॉक सब कुछ मिलेगा। ये जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे एपिसोड अनलॉक चाहिए तो नीचे दिया गया इंस्टाग्राम लिंक पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे आप लिखिए पॉकेट एफएम वीआईपी मेंबरशिप या कुकू एफएम वीआईपी मेंबरशिप, आपको दिया जाएगा। आपको सारी स्टोरी अनलॉक है, एक भी पैसा नहीं देना है। तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, उस पर टाइप करके पॉकेट एफएम का चाहिए तो पॉकेट एफएम वीआईपी मेंबरशिप
और अगर कुकू एफएम का चाहिए तो कुकू एफएम भी अपनी मेंबरशिप लिख दो, और फिर सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए ऐसे ही कुकू एफएम और पॉकेट एफएम को। मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर पॉकेट एफएम या कुकू एफएम का ये अलोकाल स्टोरी मतलब कोई सा भी हो बिना कोइन के आपको मिलेगा, कुकू एफएम और पॉकेट एफएम दोनों में। 8 हेडफोन जैसे प्लेटफॉर्म के भी सब फ्री में। अगर सुनना है आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मैसेज कर दीजिए। कुकू एफएम का चाहिए तो कुकू एफएम वीआईपी मेंबरशिप, या पॉकेट एफएम है तो पॉकेट एफएम वीआईपी मेंबरशिप, और हम आपको तुरंत ही रिप्लाई करेंगे बिना कुछ देर के। तो सुनते रहिए और एंजॉय करिए अंगराज कर्ण। बाय।